स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज आप देख सकते हो किसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही गाड़ी अपनी 30,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगी, मैं जो है आपको इसका एक ओनरशिप वीडियो दूंगा प्रॉपर। और जितने भी आपने अब तक सवाल पूछे थे सारे सवालों का जवाब दूंगा। क्या कुछ कितने रुपए में चलती है, जितने भी सवाल थे सारे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एक चीज़ और बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सवाल सारे मैंने लिख के रख रखे हैं। सवाल पूछेंगे जो कैमरामैन पकड़े हुए हैं हमारे भाई वो, और जितने भी सवाल थे वो पूछेंगे, मैं उनका दूंगा जवाब। और लास्ट में मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि अब तक 30,000 किलोमीटर और एक साल के अंदर मुझे ये टियागो ईवी कैसी लगी। सारे सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे मेरे। तो अप टू यू, स्टार्ट करो जी। तो भाई देखो सौरभ भाई आपके सवालों का जवाब देने के लिए सामने आ चुके हैं। तो देखो सबसे पहला सवाल तो ये आया था कि टाटा ही क्यों और ईवी ही क्यों। तो ये सवाल मतलब कमेंट सेक्शन अगर खोल के देखोगे ना, बहुत सारे सवाल कॉमन थे इस पे। तो बता देता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ ईवी लेने का रीजन क्या था। ईवी लेने का सीधा सीधा रीजन था कॉस्ट। इसकी रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है, सीएनजी से कंपेयर कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो। और सेम टाइम पे अगर अब मेरा जैसे बजट के बारे में अगर आप पूछोगे तो मेरा बजट लगभग यही था 11 लाख के दायरे में। अगर आप 11 लाख के दायरे में देखोगे तो सीएनजी में भी बहुत लिमिटेड कम ऑप्शन थे उस टाइम पे। अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मारुति ने भी कई सारे लॉन्च कर दिए हैं, बट मारुति तो लेनी नहीं थी मुझे सबसे पहली चीज़। अब बची हुंडई वगैरह पे या टाटा वगैरह पे सीएनजी के कुछ ऑप्शन थे, तो मैंने वो निगलेक्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, सीएनजी ऑलरेडी मैंने चला रखी थी, तो मैंने सोचा ईवी ले लेते हैं, रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी और टाटा की सर्विस सेंटर भी ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मेन रीज़न था ईवी लेने का। बहुत सही। अब चलो देखो दूसरा सवाल ये है कि टाटा ले ली तो ले ली, अब एक बात बताओ टाटा की सर्विस क्या है। दो पहले तो इसी सवाल में एक चीज रह गई थी जो मैंने आपको नहीं बताया, शायद मेरे से ध्यान से उतर गया होगा। कई लोगों का ये भी सवाल था टाटा क्यों ली, टाटा के अलावा कई और ऑप्शन थे। तो मैं बता देता हूँ, देखो टाटा के अलावा इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सिट्रोन की EC3। और EC3 मुझे नहीं लगता इसका और उसका कोई मुकाबला है। उसके तो सर्विस सेंटर नहीं है, चलो इसको सर्विस सेंटर लेके तो चले जाएंगे, उसका तो सर्विस सेंटर नहीं है, कहाँ जाएंगे उसको लेके अगर कुछ दिक्कत आ गई तो। इसमें तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये है। अब आप दूसरा सवाल क्या पूछ रहे थे वो बताओ। इसकी मतलब सर्विस कॉस्ट और ये कैसी सर्विस है, मतलब टाटा की ये मेन चीज है। टाटा की 0 सर्विस है। मतलब 5 स्टार में से सर्विस को कितने स्टार दोगे आप। 0। मैं तो उनके जो वो मार्किंग देते हैं ना उसमें भी 0 लिख के आता हूँ। सर्विस बहुत बेकार है, ये लगा लो मजबूरी में जाना पड़ता है। और टाटा भी लेने का मजबूरी में ही था, और कोई ब्रांड होता मारुति हुंडई जैसा टोयोटा जैसा तो डेफिनेटली मैं उस पर जाता। टाटा कभी नहीं लेता। उनकी सर्विस सेगमेंट वाला अगर आप बात करोगे ना, पूरा बहुत ही बेकार है। अब मैं सर्विस का तो क्या ही बताऊं, सर्विस में बहुत सारी चीजें आप जब कमेंट में आएंगे ना आगे बताऊंगा। अब देखो जैसा कि आपने पहले बताया था गाड़ी को 1 साल से चला रहे हो और 32,000 किलोमीटर चला दी, 32,500 ऑलमोस्ट। तो इस पूरे दायरे के अंदर कितना खर्च कर दिया आपने गाड़ी के, मतलब 30,000 किलोमीटर चलाने में गाड़ी पे कितना आपने पैसा खर्च किया एक्चुअल में अभी अगर आप ओडोमीटर रीडिंग देखोगे ना, जब अंदर जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ी चल चुकी है 32,500 लगभग किलोमीटर के आसपास। तो मैंने कैलकुलेट करा था, लगभग जितना मेरा कैलकुलेशन है मैंने कैलकुलेट करा था कि मैंने बाहर कितनी बार चार्जिंग करी है। और घर पे लगभग मैंने 20,000 रुपए के आसपास की चार्जिंग करी है यूनिट की अगर बात करोगे पूरे साल में। और अगर बाहर चार्जिंग की बात करोगे तो बाहर लगभग 18,000 के आसपास की चार्जिंग करी है। तो ऑलमोस्ट लगा के चलो 38,000 रुपए पास की चार्जिंग करी है। अब मैं सेम टाइम पे कंपैरिजन बता देता हूँ आपको। ये पड़ती है मुझे लगभग, दोनों को मिला के करोगे तो लगभग 1.7 के आसपास पर रुपए किलोमीटर आप बोलो इसको। और सीएनजी लेता 3.5 पड़ती, अगर छोटी से छोटी गाड़ी भी लेता, अगर मैं 10 और हो गई, ये स्पेशली इसको ही बात कर लो, अगर मैं इसको ले लेता तो टियागो सीएनजी ले लेता, वो भी 3.5 रुपए पड़ती। और अब आप लगा लो मैं सीएनजी पे मैं चलाऊंगा इतने, तो ऑलमोस्ट 98,000 जो है मुझे सीएनजी में खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है 38,000 रुपए खर्च करे हैं। और पेट्रोल तो भूल जाओ। तो बचत लगा लो कितनी करी है मैंने बचत। बहुत मतलब अच्छी खासी बचत हो गई 1 साल में। एक चीज और बताओ, बैटरी और रेंज के बारे में क्या कहोगे आप इसके। बैटरी के और रेंज के बारे में कई लोगों के सवाल थे, बैटरी खराब हो जाने के बाद 8 साल के बाद क्या होने वाला है। तो देखो ये चल चुकी है 1 साल हो गया इस गाड़ी को, और 32,000 किलोमीटर जो है इसने कवर कर लिया जैसे मैंने आपको बताया। अभी तक मुझे इसमें 1 किलोमीटर का भी जो है ड्रॉप अब तक नहीं देखने को मिला है। तो कोई भाई ये सोच के ले रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो मेरी मानोगे मैंने इसको हर तरीके से चलाया है। पहाड़, मिट्टी, कीचड़, पानी, सब जगह 1 भी % का ड्रॉप नहीं है। अभी भी 210 ही चलती है। ये तो रही बैटरी की। और क्या पूछा था आपने दूसरा? दूसरी चीज पूछी थी मैंने, रेंज का क्या है।
रेंज का देखो, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, मैं इसको ईवी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलाता। लोग बहुत से हैं 70 की स्पीड से साइड में लगा लेते हैं, नेक्सॉन वगैरह वाले आपने भी देखे होंगे बहुत से। हाँ। तो वो साइड में चलाते हैं, मैं वैसे बिल्कुल नहीं चलाता। मैं बता देता हूँ मैं कैसे चलाता हूँ। मैं सिटी में इसको 50-60 से ऊपर नहीं चलाता। कभी मन है तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट मोड डाल लिया, नहीं तो हाईवे पे 85-80 के दायरे में जो है स्पीड रहती है, और उसमें मुझे ये 200 से पार ही दे देती है रेंज। ये है। रिलायबिलिटी के बारे में क्या कहोगे, टाटा की कैसी रिलायबिलिटी है? अब बताता हूँ, वो सारी सर्विस वाली जो मैटर था ना, अब बताता हूँ। अब बढ़िया क्वेश्चन आया, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने पूछा था क्वेश्चन। रिलायबिलिटी कैसी है? रिलायबिलिटी का पहला ऑप्शन ये है कि लेने के 1 महीने के बाद ही इसका चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया था, पिन निकल गई थी उसकी जिसमें गन कनेक्ट होती है। ऑलमोस्ट 4-5 दिन लगे, वो चेंज होके आई। उसके बाद फ्रंट का जो सेंसर होता है ना, जिससे MID में वो दिखाता है आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, वो चेंज हो गया है इसका। 2 चीजें 1 साल में। अब हाँ, जो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 2 साल में हो गया। अब तो आपको लग रहा होगा ठीक है इतना तो चलता है। अब है मेन, इसका जो है मेन स्टीयरिंग रैक, वो भी चेंज हो चुका है। मतलब मेन पार्ट भी चेंज हो 3 गए। चीज। और अब बात रही चौथी की, तो चौथी चीज जो जिससे ये चार्ज होती है 3.5 किलोवाट वाले चार्जर से, वो भी चेंज हो गया। चार्जर भी चेंज हो गया। 1 साल में, 1 साल 2 दिन हुए हैं इस गाड़ी को, और 4 चीजें चेंज हो गई हैं। और उसमें से भी जो स्टीयरिंग रैक में जो दिक्कत थी ना, आवाज वाली, आज तक सही नहीं हुई उनसे। अब भी सही नहीं हुई। तो सर्विस में तो ये हाल है उनका। आप पूछ रहे हैं ना सर्विस कैसी है, ये सारी चीजें हैं। एक चीज और बता दो इसी बीच, जैसे कि चार्जर खराब हो गया आपका, हाँ। और चार्जर को चेंज किया, तो चेंज करने में ज्यादा चूचपड़बाजी और ये सब? भाई मतलब इतना ज्यादा कि चार्जर खराब हो गया, चौथी बार में चार्जर चेंज करके दिया है। पहली बार मैंने कॉल करी, एक बार पता ये कब दिक्कत आई थी, ये 7वें 8वें महीने में दिक्कत आ गई थी। तो मैंने एक बार दिक्कत आई, मैंने इग्नोर कर दिया, चलता रहा कोई चार्जर। फिर हो गया इसका एक्सीडेंट। 1.5 महीने बाद गाड़ी आती है, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, 1-2 दिन तो चार्ज होती है, फिर दिक्कत वही, चार्जिंग करते करते चार्जर बंद। मैंने कंप्लेन करी कि ऐसे ऐसे मेरा चार्जर दिक्कत होता है। पता है रिप्लाई में क्या बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ की अर्थिंग खराब है, अर्थिंग चेक कराओ। फिर अर्थिंग का तो फॉल्ट नहीं है। मैंने कही यार भाई, मैं सामने से बोल रहा हूँ गाड़ी दिक्कत है, अभी सही चल रही थी। फिर उन्होंने एक बंदा भेजा अगले दिन, चार्जर लेके आया, उसके चार्जर से वीडियो वगैरह बनाई, जो भी सारा प्रोसेस था हुआ, वो चार्जर देके चला गया, मेरा चार्जर ले गया। अब मैं 3-4 दिन बीते, उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। मैंने कॉल करके पूछा कि भाई क्या सीन है, मेरा चार्जर कब आ रहा है? तो तुम्हें क्या लगता है क्या बोला होगा उन्होंने, कि आ जाएगा कुछ इस दिनों में, मंगवा रहे हैं, ये सब ऐसे ही सोचेंगे। भाई साहब टाटा है ये। क्यों बोलते हैं हमारे यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, हमने सारी गाड़ियाँ चार्ज करके देख ली, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कमी है, अर्थिंग चेक कराओ फिर से। मैंने कहा अच्छा मैं गाड़ी लेके आता हूँ, वहाँ पे चेक करके देखते हैं। अब चार्जर का जैसे मैंने बताया कि ये चार्जर का क्या है, जैसे हीट होता है ना उसके बाद बंद होता था ये चार्जर। तो वहां पे लगाया, 2-4% चार्ज हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं लेके आ गया। रात को लगाया, फिर बंद चार्जर। फिर अगले दिन फिर मैं गाड़ी लेके गया, फिर वहां पे जब चार्जर नहीं हुआ, चार्ज जो है नहीं हुई, उन्होंने लगाया, 4-5 जनों ने देखा, एक बंदे की भी नहीं मानेंगे, पूरा स्टाफ मिलके देखेगा, वीडियो बनाएगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है, और जब पास होगा फिर वो चार्जर देंगे। तो चार्जर में ये है, मतलब सर्विस से मैं बोल रहा हूँ ना परेशान क्यों हूँ, इसलिए परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं, अकेले नहीं हो, इकलौते नहीं हो। पूरे हाँ, ये इंडिया भी के है, लोग, मुझे ये तो पता है, इकलौता तो नहीं हूँ, टाटा वाले तो एवरी भाई, ओनर ऑफ टाटा कार्स इस सफर मैं से तो किसी गुजरता को है। रिकमेंड नहीं करता कि टाटा की गाड़ियां लो। और ले रहे हो तो इस चीज से अवेयर रहना, ये सब कभी भी हो सकता है। चलो भाई, देखो एक सवाल और आता है बहुत सारे लोगों का, कि एसी और हीटर में क्या रिस्पॉन्स करती है, कैसी रेंज हाँ, कई निकालती है लोगों ने मुझसे गाड़ी? पूछा था कि एसी पर रेंज कितना देती है, एसी कैसा है, हीटर वगैरह के बारे में। तो मैं रेंज का ही पहले बता देता हूँ इसका। देखो एसी पे अगर आप रेंज की पूछोगे तो मैंने जैसा बताया 200 किलोमीटर चलती है, अगर आपने टेम्परेचर नॉर्मल कर रखा है, और बाहर का भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग 30-35 के आसपास है, तो इतना चलेगी। बट अगर बाहर का टेम्परेचर 45 से प्लस है, और गाड़ी गाड़ी है धूप में, और आपने कर दिया टेम्परेचर लो पे, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी आता है इसके अंदर, लो पे कर दिया, तो ये नहीं चलेगी 120 किलोमीटर भी। ये आप ध्यान से सुन लो। अच्छा जी। इतनी जल्दी बैटरी गिरती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। हो सकता है या तो बैटरी खुद को कूल करने के लिए बैटरी हीटर या यूज कर रही हो अपना एसी वगैरह, या फिर टेम्परेचर का लगा लो, कुछ ना कुछ तो रीजन है, कंपनी ने सच बताया नहीं है। बाकी मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि रेंज का क्या हाल है। देखो और एक चीज और और है। एक चीज और, आपने हीटर का और पूछा था। हाँ, हीटर का भी हीटर पूछा का था। तो और ही माशाअल्लाह,
हीटर का तो ये है कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर आप रखते हो तो 200 किलोमीटर दे देती है। अगर इसका अपोजिट कर लिया, नॉर्मल गाड़ियों में आपने देखा होगा कि हीटर चलाते कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी पे तो उनमें भी फर्क पड़ता है, पेट्रोल की अगर बात करोगे या डीजल वगैरह की। इसमें उल्टा है, एसी पे 200 चलती है, हीटर चलाओगे तो ये लगा लो 150 पे अटक जाएगी। वो भी तब है जब आप नॉर्मल थोड़ा सा यूज करोगे। अगर आपने कांस्टेंट यूज कर दिया ना 80 भी नहीं चलेगी। अगर 28 डिग्री या आपने 27 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया इसके अंदर और कांस्टेंट चला दिया तो ये ना चलने की 80 भी। अच्छा जी। रेंज का तो ये है। बाकी डिफॉगर करते टाइम आपको ध्यान रखना है, सर्दियों के टाइम में जब फॉग वगैरह जमे तो हीटर मत यूज करना, एसी यूज कर लेना, नहीं तो जहाँ जा रहे हो वहां भी नहीं पहुंच पाओगे। ये जरूर है। अच्छा चलो एक चीज़ और बताओ, जैसे मौसम चल रहा है मानसून का, तो मानसून में जगह जगह आपने देखा होगा पानी वानी भरी जाता है रोड वगैरह पे, कभी कुछ दिक्कत उठानी पड़ी मानसून की वजह से? ये भी मतलब मल्टीपल कॉमन क्वेश्चन जो थे ना वो मैंने चुने हैं मानसून वाले टाइम का या बारिश वगैरह का। बहुत सबसे पहली चीज तो देखो अपनी ईवी है तो कई लोगों को तो यही सवाल था कि पानी में चलाएंगे तो खराब नहीं हो जाएगी। तो खराब का तो ये है भैया, ये है IP67 रेटिंग, जैसे हमारे फोन वगैरह होते हैं ना बिल्कुल सेम। कंपनी कहती है 300 mm पानी जहां भरा हुआ है ग्राउंड क्लियरेंस वाला, जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, तो यहाँ से 170 है, ये 300 मान लो ये वाला टायर। अगर इतना इस पानी को डुबा दोगे इस गाड़ी को, कुछ नहीं होने वाला है, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्विस्ट आ जाता है अब यहाँ पे, क्योंकि आपको डुबा के ही तो गाड़ी रखोगे, नहीं चलाओगे भी इसको, थोड़ा बहुत स्पीड भी होगी गाड़ी में, तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी अगर गाड़ी 70-80 चल रही है और कहीं पानी भरा हुआ है, जो कि इंडिया में अक्सर देखने के लिए मिलता है, साइड में भर रहा है, कहीं उधर पड़ रहा है, और आपने गाड़ी घुसा दी स्पीड में, तो इसके किसी भी कनेक्टर वगैरह में पानी गया तो इसका हाई अलर्ट ऑन हो जाएगा और गाड़ी हो जाएगी बंद। और ऑलमोस्ट लगेंगे आपको 10 से 15 मिनट। जब इसका कोड रीसेट होगा और उसके बाद जो है आप गाड़ी चला पाओगे। तो या तो इसे सेफ्टी फीचर मान लो, या फिर ये मान लो कि आपका नसीब खराब था उस दिन, ये गाड़ी बंद भी पड़ सकती है। ये है ना बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ 2 बार हुआ है, बट 10-5 मिनट बाद ऑन हो जाती है। या फिर आप अगर आपको जल्दी है तो एक काम है, पीछे एक टूल किट दे रखी है छोटी सी, इसका जो ब्लैक वाला टर्मिनल है इसको आप रिमूव करना, 2 मिनट रुकना, लगा देना, कोड रीसेट और गाड़ी चल जाएगी। ये भी आप कर सकते हो अगर आपको जल्दी है तो। ये है क्या? अगर आप ईवी ले रहे हो ना तो आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा। मतलब है क्या ये? ये अब क्या बताऊं, अब ये लगा लो कि पैसे बचा रही है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको। हाँ चलो सही है। एक चीज और सुनने में आती है, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है भैया? अर्थिंग समझ में नहीं आया। अर्थिंग का तो इतना ज्यादा है, पहले मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, ये भी थोड़ा बहुत देर से ऑन है। अब अर्थिंग का बहुत ज्यादा है। अर्थिंग का तो मतलब हर एक कोई भी गाड़ी लेने से पहले यही सवाल सबका रहता है कि अर्थिंग का ये है अपनी ईवी, और बैटरी लगी हुई है 24 किलोवाट की, और वो भी डीसी। तो एसी करंट तो फिर भी छोड़ देता है किसी को एक बार झटका लगा के, और डीसी करंट ने जिस दिन पकड़ा तो उस दिन कांस्टेंट ऐसे जाओगे और सीधा ऊपर। तो ये होने वाला है। तो उससे बचने के लिए इसमें दे रखी है पूरी कंप्लीट, पूरी बॉडी जो है अर्थ हो रखी है, और कनेक्ट जो आप चार्जर जो कनेक्ट करते हो ना उसके थ्रू आपका जो है ग्राउंड में अर्थ में जो है अर्थिंग हो जाती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल तो जितने नए घर बन रहे हैं उनमें होती है ऑलरेडी, मेरे घर में पहले से ही थी, बट जो लोग पुराने से रह रहे हैं तो उनके लिए बताया तो या तो आप अर्थिंग करा लो अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो आप गमले वगैरह में या कहीं भी कील गाड़ के पानी वानी डाल के कर सकते हो। तो ये सेफ्टी फीचर है एक तरीके का। इसमें 3.5 किलोवाट वाला चार्जर आता है। अगर आप लगा लो पूरी लोहे की गाड़ी चार्ज हो रही है, कहीं से टच हो गया कोई भी वायर और आपने अनलॉक करने की कोशिश करी और आप अनलॉक तो गाड़ी हुई नहीं, आप लॉक हो गए, ये तो भी पॉसिबल हो सकता है। तो उससे बचने के लिए और एक चीज इसमें ऐड कर देता हूँ, कई आपने देखेंगे MG वगैरह की भी गाड़ियां आ रही हैं ईवी वगैरह में, या सिट्रॉन वगैरह है, कॉमेट वगैरह है, या ZS EV इनफैक्ट, उनमें जो चार्जर आते हैं ना, ये भी छोड़ो, आपने EV6 देखी है? हाँ देखिए। अब बहुत लोगों ने देखी होगी किया की एक EV6 आती है बहुत महंगी, 75 लगभग लाख की, उसमें चार्जर आता है 1 किलोवाट का। अगर आपको घर पे चार्ज करनी है ना, 1 हफ्ता लगेगा उस गाड़ी को चार्ज करने में। सिर्फ 1 किलोवाट? MG की भी ZS EV की बात करें 1 किलोवाट का चार्जर मिलेगा। यार ये तो वो बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये लगा लो पता नहीं ब्रांड क्या सोच के उस चार्जर को दे रहे हैं, मतलब 1 किलोवाट। आप खुद सोचो, इतनी छोटी सी गाड़ी में कंपनी 3.5 किलोवाट का चार्जर दे रही है। अब एक चीज खुद सोचो यार, घर पे जो एसी लगा रहता है वो भी 1.5 टन मतलब 1.5 किलोवाट का होता है कम से कम। अब आप लगाओ उस गाड़ी को, अगर आप नॉर्मल चार्ज करोगे तो उसमें तो अर्थिंग की दिक्कत है ही नहीं। कई लोगों का ये भी सवाल था कि MG में तो होता नहीं है, टाटा वाले पागल हैं, टाटा वाले क्यों दे रहे हैं। भाई चलो माना सर्विस खराब है,
बट भाई ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारी सेफ्टी है इसमें, अर्थिंग में उनका कोई कुछ नहीं जा रहा, उनका तो नुकसान ही है, उनको तो करके देना पड़ रहा है ये सारी चीजें, बिल्कुल सेफ्टी आपकी है। यार एक बात और बताओ कि ये फुल चार्ज होने में एक बार में कितनी यूनिट ले लेती होगी? फुल चार्ज होने में, ये मैंने बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है, मैंने भी अपनी किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं बताया, मैंने सोचा जब ऐसे सवाल आएंगे ना तब बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर अपनी जो है 24 किलोवाट की बैटरी आती है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 24 यूनिट लगेंगे अगर आप एसी यूज नहीं कर रहे हो, जिस टाइम पे चार्ज हो रही है, चाहे आप फास्ट चार्ज कर लो चाहे आप स्लो चार्ज कर लो। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो और सस्ता है, यूपी में लगभग 7 रुपए के आसपास यूनिट चल रही है आज के डेट में, मल्टीप्लाई करोगे 170 रुपए बैठेंगे आपके फुल चार्ज होने में, अगर 0 से 100 चार्ज करनी है तो। अच्छा, और एक चीज और बताओ यार, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता और पीछे की तरफ टो हुक वगैरह, उसके बारे में क्या कहना है? औरों का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल है, ये आप ही का सवाल है? ये मैंने अपना सवाल लिखा था, ये आ जाओ दिखाता हूँ। इसमें देखो फ्रंट से तो आप टो कर सकते हो, रीजनरेशन से वीडियो भी हमने बनाई है, चार्ज कर सकते हो, बट पीछे का क्या, गाड़ी कहीं फंस गई, पीछे से निकालनी है तो ये लगाओ, कहाँ से निकालोगे इस गाड़ी को, ये बैटरी में बांधना है क्या, बैटरी निकल आए ताकि, और स्पेयर टायर की जगह नहीं है, स्पेयर टायर तो इसलिए नहीं देते यार, ये तो बड़ा इशू है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए मैंने करा था कि अगर मान लो कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो पहाड़ों पे, जैसे मैं आप आगे जब सवाल पूछोगे बताऊंगा, पहाड़ों पे लेके जाते हो, कहीं ऐसा होता है नॉर्मल गाड़ी फंस जाती है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, फंस जाएगी तो निकालने, पीछे से कोई खींचे तो कैसे खींचेगा, भाई कुछ है ही नहीं पीछे खींचने के लिए, मतलब खींचना टायर में बांधना है, किस में बांधना है बता तो दो, मतलब खींचना है तो सिर्फ आगे से ही खींचेगी गाड़ी। हाँ, और आगे जाने की जगह ना हो, कैसे करना है, तो इसलिए मैंने ये सवाल रखा था भाई, टाटा वाले थोड़ा सा दिमाग लगा लेते भाई, अगर ये गाड़ी फंस गई तो कैसे निकालनी है, या एक काम करो ट्रेनिंग दे दो मैं थोड़ी सी, अगर कोई ज्यादा आपकी टीम में होशियार हो या कोई जिनने भी ये करा है बताओ यार थोड़ा सा क्या चीज है ये। चलो एक चीज और बता दो, मैं ये सवाल तुम पहले भी बता चुके होगे, खैर हाँ, पहाड़ों पे कैसी रही? पहाड़ों पे तो मैंने व्लॉगिंग करी है इसके ऊपर प्रॉपर, तो पहाड़ों में पहला एक्सपीरियंस खराब था, अगर आप पहली बार जाओगे आपको पता नहीं होगा कैसे क्या कुछ प्लानिंग करनी है, तो पहली बार तो आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आप कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर होनी चाहिए, कहीं भी चली जाएगी। पहाड़ों पर नॉर्मल गाड़ियां फिर भी दम मान जाती हैं, 4 बंदे बैठे हैं, जैसे छोटी गाड़ी ऑल्टो सिलेरियो वगैरह जो हो गई, या फिर इनफैक्ट स्विफ्ट वगैरह आप बात कर लो, इस सेगमेंट की आती है, अगर आप उसको 4 बंदे बैठा के पहाड़ पे चढ़ाना, आवाज करेगी, गियर में चेंज करो, कभी फंस गई तो फिर उठाओ, कोई झंझट नहीं, ऑटोमेटिक डालो, काम टेंशन फ्री, ये सीन है। अच्छा, और एक चीज और बताओ भाई कि इसमें जो है प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो क्या क्या रखोगे उसमें? प्रोज में तो सबसे बड़ा प्रोज सेफ्टी, दूसरा चलाने में आसान है, लेडीज भी चला सकती हैं, कोई भी चला सकता है, कोई टेंशन वाली दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन नहीं करती, सर्विस कॉस्ट कम है, और लास्ट की बात करोगे तो इसका रनिंग कॉस्ट, ओवरऑल रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, बिल्ड भी अच्छी है, चलाने में आसान है, तो ये तो प्रोज तो मुझे यही लगते हैं, बाकी तो मुझे लगता नहीं इसमें ऐसा कोई प्रोज है, फीचर्स भी ऐसे कोई हाई एंड तो है नहीं, लग्जरी गाड़ी भी नहीं है। अब आ जाते हैं कॉन्स, क्योंकि प्रोज तो बहुत लोग बता रहे होंगे, कॉन्स नहीं बता रहा कोई। कॉन्स तो अगर बाहर से देखोगे लाइट खराब है इसकी लाइटों का थ्रो इतना बकवास है, इससे बढ़िया आप टॉर्च ले लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रंट में फॉग लैंप भी नहीं आती इस वेरिएंट में, 11,20,000 दोगे तो फॉग लैंप भी नहीं मिलेगी। मिरर हिलते रहेंगे, जब बुलेट देखिए आपने? हाँ देखिए, ऐसे हिलते हैं, वाइब्रेट करती है, ये भी वाइब्रेट करते हैं, बुलेट से कम नहीं है, ईवी है, साइलेंट है, आवाज नहीं करती, बट फिर भी हिलता है ये। अब आ जाओ अंदर, बाहर से तो मुझे बाकी टायर वगैरह भी थोड़े खराब है, टायर वगैरह भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, बाकी अब अंदर से देखते हैं। अब आ जाती है कॉन्स की बात, क्योंकि कॉन्स में देखो ड्राइविंग में मैंने बताया स्मूथ है चलाने में, ये सारी चीजें हैं, बट दिक्कत कहाँ है, आप थोड़ा अंदर आओ पास को हल्का सा, ये मेरी सीट मैंने अपने हाइट से एडजस्ट करी, ठीक है, आप यहाँ पे दिखाओ, मतलब ये क्या है, इतनी यहाँ पे टच करेगा इतनी देर में, अगर लॉन्ग ड्राइव करते हैं इतना पेन होने लग जाता है। और दूसरी चीज, गाड़ी में डेड पेडल आता है ना आपके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, ये बताना ये कैसा डेड पेडल है, मतलब इतना छोटा सा यार, ये क्या है, मतलब ये तो बहुत बड़ा इशू है इसमें। बताओ 2 पेडल है तो साथ में देखो, एक तो इतनी स्मूथ है, एक पेडल करना पड़ता है, और ये भी पैर आपका कंफर्ट में ना रहे तो क्या फायदा। अब मुझे आप ये बताओ, मुझे क्या ये इतनी पीछे करके गाड़ी चलानी पड़ेगी? हाँ यार, ये तो एक बड़ा इशू है ये। बाकी ना आर्मरेस्ट दी गई है इसमें, वैसे तो ईवी इतनी स्मूथ चलने में, क्रूज कंट्रोल नहीं है 11,20,000 में, आर्मरेस्ट नहीं है इसके अंदर, पैनल गैप्स दुनिया भर के हैं, और क्या कमी बताऊं मैं यार इसका। तो और बताओ, ये म्यूजिक सिस्टम जो लगा रखा है, म्यूजिक सिस्टम ये रह जा रहा था, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है,
हरमन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई हरमन। कंपनी अगर आप लेने जाओगे सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, भाई साहब हरमन का म्यूजिक सिस्टम आता है, JBL का हर कार के अंदर, हर कार के अंदर टाटा है ये। हम्म। तो ठीक है, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा कितनी बार ये तो बता दो, कोई उनसे ये तो पूछ लो ये चलेगा कितनी बार। ये यूजर बताएगा, वो ये सेल्स हम पर्सन जैसे नहीं बताएंगे यूज चलाने के बाद। हाँ, तो ये लगा लो 1 साल में 25 से 30 बार रीसेट कर चुका हूँ इसको। कभी एप्पल कारप्ले नहीं चलता, कभी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी कम आवाज आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ, मतलब दुनिया भर के। और एक भी 1 साल में अपडेट नहीं आया इसके अंदर, एक भी अपडेट नहीं आया एक भी। यार, ये तो बहुत इशू है। अब बताओ इसमें क्या मतलब कौन सा क्या है, मतलब तारीफ इसकी कैसे करूं मैं इस चीज की। मैं समझ गया, मतलब प्रोज तो बहुत कम है, कौन सी ज्यादा है? प्रोस जो मैंने आपको बताया ना, वो डेफिनेटली जो चीज है सेफ्टी वगैरह या फिर कम सस्ती पड़ती है आपकी बिल्ड क्वालिटी में, वो है एक बट यार ये भी तो देखो 11,20,000 रुपए आप पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज आपकी रिक्वायरमेंट, कम से कम बंदे को ये तो देखो, ये तो मिलना चाहिए ना यार। चलो सही चलाएगा, लंबा जाएगा, कहीं भी जाना है सही उसको, बात है। तो ये तो होना चाहिए। अब एक चीज दिखाओ, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ। बैठे रहो बैठे रहो। ठीक ये बताओ, सीट कंफर्टेबल है? सीट ठीक है नॉर्मल, अगर मेरे को, वैसे तो मैं चलाता इस तरीके से हूँ, बट ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। हाइट कितनी है आपकी? मेरी ऑलमोस्ट 5'4" के आसपास है। 5'4" के आसपास। और अगर कोई 6 फीट वाला बंदा बैठे सीट पे, उसके हिसाब से बताना। उसके हिसाब से 0, उसके पैर यहाँ भी टच हो सकते हैं, मेरे ही हो रहे हैं तो उसके तो क्या ही होंगे। पीछे अगर मैंने बैठा है तो 6 फीट का बंदा पीछे नहीं बैठ पाएगा, गाड़ी की लेंथ छोटी है। बहुत बड़ा इशू है तो चलो बाहर ही आ जाओ, बाहर ही बात करेंगे अब। तो ये चीजें हैं कुछ ऐसी जो कि कोई बताता नहीं है। कुछ लोग हैं जो पेड वीडियोस कर रहे हैं, टाटा बुलाता है तो वीडियो बना देते हैं, ये सारी चीजें। बट कमियां देखो, अच्छाई है तो कमियां भी हैं, कमियां थोड़ी ज्यादा हैं, अच्छाई जो मैंने बताया वो है, और कमियां भी जो मैंने बताया वो है। एक चीज जरूर से बता देता हूँ, क्लियर हो सकता है कोई भाई ऑफेंड ना हो जाए, तो जो कमियां मैंने आपको बताई, हो सकता है किसी का चार्जर खराब ना हो, किसी का कुछ और खराब हो जाए, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये भी हो सकता है कि किसी का कुछ खराब ही ना हो, वो कुछ ज्यादा ही लकी निकला है। हाँ लकी निकला तो हो सकता है, मैं तो अपनी गाड़ी की बता रहा हूँ ना, सारी चीजें मैं अपना शेयर। दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप ईवी ले रहे हो, वारंटी जो कंपनी ऑफर करती है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की पूरी गाड़ी पे, चार्जर पे भी उतनी आती है, और बैटरी पे 1,60,000 और 8 साल। बट वारंटी खत्म हो जाने के बाद क्या होगा, वारंटी खत्म हो जाने के बाद अगर गाड़ी में कुछ भी खराब हो गया, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड, आप एक बार बोनट खोलता हूँ, क्योंकि सारा कुछ खेल इसके अंदर और बैटरी का है। उसके अलावा तो बॉडी तो नॉर्मल, ये बॉडी में तो रस्टिंग ही लग सकती है। ये जो आप कंबाइंड 3-in-1 यूनिट देख रहे हो, जिसे आप डीसी डीसी पीयूडी कुछ भी बोल सकते हो, ये 1,75,000 की है। ये अगर खराब हो गई गलती से तो कितना तगड़ा झटका लग सकता है एक मिडिल क्लास को, वो आप देखो। तो यार एक बात बताओ, मान लो मोटर 3 लाख रुपए की है इसकी मोटर, मान लो 3 साल बाद वारंटी खत्म हो रही है, तो हम कितने और साल तक वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ सकता है? ऑलमोस्ट देखो, इसके बारे में मुझे डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, मैंने भी क्वेरी डाल रखी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे जब चार्जर वाली चीज पता पड़ी थी ना। मैं एक और बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो चार्जर सस्ता होगा, ये चार्जर 45,000 रुपए का है MRP। अगर कभी खराब हो गया, अगर आपको खरीदना पड़ गया, तो 45,000 रुपए का सीधा सीधा फटका है। ये 3.5 किलोवाट का चार्जर, 3.5 किलोवाट का चार्जर, आपको लगता है ये देखने में कितना सस्ता होगा? तो मैंने उसी टाइम पे क्वेरी डाली थी कि मुझे एक्सटेंडेड वारंटी का क्या खर्चा आने वाला है, तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला फोन पे बता देंगे। बट एक्सटेंड जो हो सकती है वो 2 साल के लिए और हो सकते हैं, टोटल 5 साल। और किलोमीटर जो है वो अपने वही रहने वाले हैं, बट वारंटी वैसे एक्सटेंड हो जाएगी सालों के लिए। और कितने रुपए में होगी मैं आगे आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा, अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ झूठ बोलूं या कुछ भी वैसे बताऊं तो सही नहीं है। पर मुझे एक अंदाजा जरूर है, 20 से 25,000 के दायरे में होनी चाहिए। 20 से 25,000। नॉर्मल गाड़ी 16,000 में हो जाती है नॉर्मल, अगर पेट्रोल वगैरह के बारे में बात करोगे। बाकी तो और कुछ है नहीं, मेन तो मोटर और यही था। उसके बाद उसके बाद एक और चीज, मैंने जैसे आपको बताया था, फ्रंट वाले टाइम, जब स्टार्टिंग वाले टाइम में इसका जो मेन पोर्ट था चार्जिंग वाला, वो खराब हो गया था, तो वो भी 46,000 रुपए का है। अगर वो पोर्ट भी खराब हो गया ना, वो 46,000 रुपए आपके लगने वाले हैं। तो ईवी लेने से पहले कोई भी ऐसा ही नहीं, देखो ये तो सबसे बजट ईवी है, आपको भी पता है। इससे नीचे तो कमेंट आते हो ईवी में कंसीडर करो, अरे उसे स्कूटी में कंसीडर करो, वो कोई बाहर हाईवे पे ले जाने वाली कार नहीं है। मतलब ठीक है, चलो कंपनी ने दी है जिसलिए दी है, ठीक है। सबसे बजट ईवी के अगर पार्ट इतने महंगे होंगे तो कैसे चलेगा?
हाँ यार ये तो एक इशू है। बाकी जो वियरेबल वाले पार्ट हैं वो फिर भी ठीक है, जैसे ब्रेक्स आज तक ये लगा लो नाखून बराबर घिसे हैं इसके ब्रेक्स। ये भी आप प्रोज में गिनना चाहते हो तो गिन सकते हो। हाँ ये तो pros जितनी में। गाड़ी की लाइफ है मुझे लगता है ब्रेक्स पूरे ही चल जाएंगे रीजनरेशन पे अगर आप डाल के चलाओगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह टेस्ट कर रखी है, एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा तो डिग्गी और बम्पर टूट गया था, वीडियो मैंने प्रॉपर डाली हुई है, अगर भाई कोई देखना चाहता है डेफिनेटली देख सकता है, आई बटन में वीडियो मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा पेंट कैसा करके देते हैं वो भी देख सकते हैं, उस पर ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है। अच्छा चलो, तो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा इस गाड़ी के साथ आपका, वो और थोड़ा सा डिटेल में अगर शेयर देखो कर दो। एक्सपीरियंस में मैं आपको नंबर में बता देता हूँ, अगर मुझे कोई 10 में से पूछे कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। देखो पॉइंट वाइज नंबर में लेते हैं, ठीक है। हाँ पहले सेफ्टी में बताओ। सेफ्टी में 4 स्टार है तो 4 स्टार ही है 5 में से। 5 में से 4 स्टार, और हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से मैं इसे 8 दूंगा। चलो ठीक है। बैटरी को कितने? बैटरी को मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैंने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा और बीटेक कर रखी है, तो जितना मतलब मेरा थिंकिंग थी कि बैटरी नहीं चलेगी, मतलब मेरी थिंकिंग से भी लेवल ये है बैटरी का। अच्छा। कितना भी कुछ भी कर लो, जैसे आईफोन वगैरह बहुत बताते हैं कि वो वाली चीज है कि वहाँ इतना बैटरी मैनेजमेंट ये वो सारी चीजें, इसका ये है द ओजी जिसे बोलते हैं ना। मतलब फिर तो 10 में से अगर 0 हो जाएगी ना हाँ। तो भी 2 किलोमीटर चलेगी, ऐसा नहीं ठप हो जाएगी बिल्कुल। मतलब उसके बाद भी थोड़ा सा बचेगा, साइड में लगा लो। क्या मतलब जैसे आपने देखा होगा ना गाड़ी पहले पुराने टाइम में रिजर्व में लगती थी, थोड़ा झटका देती थी, वही सेम चीज होने वाली है इसके साथ अगर आप पूरा 0 कर दोगे। वैसे तो करोगे नहीं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ, प्रॉपर वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो तब मुझे पता पड़ा कि भैया इसकी बैटरी 100 में से अगर मुझे कोई पूछे ना तो मैं 100 नंबर देना पसंद करूंगा। और कंपनी तो बोलती है कि डिग्रेड करेगी हर साल, मेरी तो 200 चलती थी, 200 याद चल रही है, तो लगभग 32,505 किलोमीटर हो गए इसको। तो मतलब कहने का मतलब ये है बैटरी को तो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10, 100 में से भी 100। और बताओ आप गाड़ी के कंफर्ट को? कंफर्ट को 30,000 किलोमीटर चलाने पे तो कंफर्ट पता चल गया होगा। कंफर्ट पता तो चल गया। कंफर्ट के कई सारे सेगमेंट है, देखो ईवी है, आवाज नहीं आती, तो वो प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैबिन में स्पेस इतना ज्यादा नहीं है, पैर अड़ता है, सीट में साइड सपोर्ट नहीं है, वो भी ड्रॉबैक है। तो अगर आप मुझे 10 में से पूछोगे कंफर्ट कैसा है ओवरऑल गाड़ी का, तो मैं इसको 6 नंबर देना पसंद करूंगा कंफर्ट में। अच्छा हाँ। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा? ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल अगर पूरी गाड़ी को एज अ पैकेज देखें तो 10 में से 7 नंबर ला सकती है गाड़ी। 10 में से 7 10 में से ओवरऑल बिल्ड वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, जो भी सारी चीजें आती हैं, सस्पेंशन वगैरह। सस्पेंशन का एक बता देता हूँ, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट कई सारी गाड़ियां चलाई, पर स्पेशली इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। 1 साल हो गया, समझने में भी बहुत टाइम लग रहा है। मतलब किस तरीके के हैं, सॉफ्टर साइड को हैं, थोड़े से हार्ड हैं, क्या है। अगर आपने इसमें डिग्गी में फुल वजन भी भर लिया ना और 4-5 बंदे बैठे हैं, कई गाड़ियों में क्या दिक्कत आती है, ये नीचे से बैठ आता है थोड़ा सा, स्पेशली हुंडई ग्रुप की गाड़ियां, किया वगैरह बैठ जाता है। इसमें फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ब्रेकरों पे से कुदा दोगे आवाज नहीं आएगी। और जबकि अगर आप प्लेन सरफेस पे चलाओगे, रोड में अंडुलेशन होगी तो हिलेगी गाड़ी। यार ये तो फिर समझना बड़ा मुश्किल है कि सस्पेंशन कैसे हैं इसके। अगर किसी को पता हो तो यार मुझे भी थोड़ा सा बता दो। और ये तो फिर प्रोज में रखना है, इसे कौन में मत रखना ना, न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। इसका समझ में, मेरे को समझ में और टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगली बार कभी बात करेंगे 60,000 किलोमीटर पे। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सब कवर कर लिए हैं हमने। सारे ही कवर कर लिए, और कुछ रह गया हो भाई का तो अगली बार उस क्वेश्चन को लेंगे, आप पूछ सकते हो जरूर से। तो आज के वीडियो में बस यही था, आपने जितने भी सवाल पूछे थे सारे मैंने आपको बता दिए, और कुछ आगे पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, आगे बात करेंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में, कर देते हैं इस वीडियो का एंड। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।